हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल में किस तरीके से शिक्षा का आरंभ होता है। एक तरीके से ये कहा जाए कि शिक्षा का विकास किस तरह से होता है। तो हम शिक्षा के इतिहास के बारे में जानेंगे। शिक्षा के विकास का इतिहास आधुनिक काल में किस तरीके से होता है, उस परिप्रेक्ष्य में हमारा ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले तो हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां आती हैं, हम वो लोग वहाँ से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो भारत देश है वो शुरू से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की जैव विविधता इतनी अच्छी थी। ये उस समय दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो जितने भी यूरोपीय देश थे, चूँकि उनको जानकारी मिली यहाँ से, जब मार्को पोलो चाइना आया था और यहाँ की धन संपदा को, यहाँ के वैभव को देख करके जब वो गया और यूरोप में जा कर के बताया, तो वहाँ के लोग फिर इधर जो आकर के एशिया से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए और ख़ासकर उसमें भारत से बहुत ही आकर्षित हुए। तो इस तरीके से धन कमाने के लालच में जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका सर्वप्रथम आगमन होता है। और जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। तो एक क्रम मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, आप कई बार तो एग्ज़ाम में क्रम भी पूछ लेता है। और ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपका इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जितनी भी एजुकेशन से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कह सकते हैं इस वीडियो से आपको कई सारी जानकारी मिलेंगी। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। यहाँ पर आप देखिए ये क्रम दिया है जो PD BDF। हालांकि मैंने इसका वीडियो पहले, आप जब जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास का जो प्लेलिस्ट है उस पर अगर जाइएगा तो वहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं, पूरा वीडियो बताया गया है, सारी यूरोपीय कंपनियों के बारे में बताया गया है। हालांकि एक बार मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये PD BDF लिखा हुआ है ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। अर्थात सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगीज़ अर्थात पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं ब्रिटिश, फिर डेन और लास्ट में फ्रांसीसी। उसके बाद इनके जाने का क्रम क्या है? DD BFP। तो सबसे पहले जो हैं जाति कौन है? तो सबसे पहले जाते हैं डेन, फिर डच, उसके बाद ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी और लास्ट में जाते हैं पुर्तगाली। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी थी, कौन से यूरोपीय थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए? तो वो थे पुर्तगाली। राइट। तो सबसे पहले जो हैं वो पुर्तगाली आते हैं। और कहाँ कब आते हैं? 1498 ईस्वी में पहली बार जब वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा आता है और भारत के जो कालीकट है, कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर वो उतरता है पहली बार 1498 ईस्वी में। और ये कहा जाता है कि इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। हालांकि उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा कि और भी अन्य रास्ते हैं, थल मार्ग से भी हैं। जब हम ईरान और अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से होते हुए भारत में आएंगे, वो भी रास्ते थे जहाँ से अरबवासी अपना व्यापार किया करते थे। हालाँकि मैं उन बातों पर नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा फोकस क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आरंभ कैसे होता है, इसलिए हम उस टॉपिक पे बने रहेंगे। तो कालीकट बंदरगाह में आता है वास्को डी गामा। और उसके बाद ये तो आता है, इसका स्वागत भी जमोरिन नामक एक शासक ने किया था भारत में। बाद में वापस जाता है और फिर एक प्लान के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से पुर्तगीज़ कंपनी कब आती है? 1510 ईस्वी में। कब आती है दोस्तों? 1510 ईस्वी में। और सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया कि गोवा पर कब्जा किया, गोवा पर अपना कारखाना स्थापित किया। सबसे पहली बात तो यहाँ ये होती है। और उसके बाद फिर यहाँ तक आप जाने। और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग आते हैं 1613 ईस्वी में। तो ये कह सकते हैं लगभग 100 साल तक जो है पुर्तगालियों ने भारत में जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। ये कह सकते हैं कि उनके कारखाने लगे हुए थे। साम्राज्य स्थापित करना उचित नहीं रहेगा कहना, वो अपने कारखाने, अपना व्यापार जो है वो 100 साल तक लगभग कर रहे थे। 1613 ईस्वी में जब पूर्ण रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आती है, अपना कारखाना स्थापित करती है। उसके बाद डच हैं और डेन हैं, ये फ्रांसीसी हैं, ये लोग भी आते हैं। तो चूँकि सबसे पहले पुर्तगाली आए तो सबसे पहले शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। और बाद में आपको पता भी है, इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि सारी जो यूरोपीय कंपनियां थी, सारे के सारे लोग जो हैं सबको भगा दिया जाता है। किसके द्वारा? पराजित करके, अंग्रेज़ों के द्वारा। और लास्ट में अपना पैर जमाने का काम जो है यहाँ पर
अंग्रेज करते हैं और फिर उन्होंने भारत में एक शिक्षा के बारे में जो है व्यापक प्रावधान किए हैं, व्यवस्थाएं की हुई हैं, इसीलिए हम उनको लास्ट में पढ़ेंगे। हालांकि क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डच, फिर ब्रिटिश, लेकिन हम पहले पुर्तगाली पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम डच की बात करेंगे, फ्रांसीसियों की बात करेंगे और डेन की बात कर लेंगे। लास्ट में हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि उन्होंने व्यापक काम किए हुए हैं और आप भी जानते हैं और काफ़ी समय तक वो हमारे देश में उन्होंने शासन किया हुआ है, इसलिए उनको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे व्यापक रूप से। तो सबसे पहले आधुनिक काल किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर बात करें, इसका समय क्या है। उस दौरान जब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी तो हमारे देश खासकर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य थे, टुकड़ों में बटा हुआ था। ऊपर वाले हिस्से में उत्तरी भारत की बात करें तो उस समय औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब जो है वो उस समय इस दमन करने में, विद्रोहों को कुचलने में ही परेशान था वो। हालांकि साउथ में भी अपना वो कब्जा स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उतना ज़्यादा वो कर नहीं पाता है और 1707 के करीब उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसी के समय से ही मुग़ल जो वंश है उसका पतन शुरू हो जाता है। तो हम लोग आधुनिक युग को अगर देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग 1700 ईस्वी से मानते हैं या 1707 से मानते हैं, जब से औरंगजेब की डेथ होती है। तो 1707 से या 1700 आप ले लीजिए समथिंग, 1700 से लेकर के 1947 तक का जो है हम 1700 से लेकर के आज तक जो है हम इसको हम आधुनिक युग में पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। कब से? 1700 से लेकर के आज तक। हालांकि इसको भी दो पार्टों में बांट दिया जाता है। एक बांटा जाता है ब्रिटिश काल और दूसरा बांटा जाता है स्वतंत्र काल। जब हम ब्रिटिश काल की बात करेंगे तो 1700 से लेकर के 1947 तक ये ब्रिटिश काल था और उसके बाद स्वतंत्र काल की बात करेंगे तो 1947 से लेकर के आज तक। इस तरह से हम जो है आधुनिक युग को भी दो भागों में बांट लेते हैं। हालांकि ये जो है इसको भी दो भागों में बांट लिया जाता है, 1700 से 1857 और 1858 से लेकर के 1947, अर्थात ब्रिटिश काल को भी दो खंड में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं सुविधा की दृष्टि से, ताकि समझ में अच्छे से आए। तो ये थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि है। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य की, कि इन लोगों ने भारत में आकर के शिक्षा के बारे में क्या काम किया। किसने? पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों में सबसे पहली बात तो मैंने बताई 1498 ईस्वी में जलमार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा। इसके पीछे भी रीज़न है कि ये जलमार्ग के द्वारा ही क्यों आते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल होंगे कि जलमार्ग से ही क्यों आए, तो अगर वो इन सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो मैं आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ बहुत ही व्यापक तरीके से, एकदम विस्तृत तरीके से बताया गया है पूरे इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या इसका रीज़न था कि जल मार्ग के द्वारा ही क्यों आते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो फिर बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 1510 ईस्वी में गोवा पर सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और दो काम ये करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं और साथ में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना भी इन्होंने शुरुआत की। तो ये कह सकते हैं कि पुर्तगाली ही वो थे जिन्होंने सबसे पहली बार भारत में आधुनिक काल की जो शिक्षा है उसका प्रारंभ किया। आगे अब मुख्य रूप से अगर बात करें पुर्तगाली ईसाई मिशनरी जो थे, उनमें मुख्य कौन कौन से मिशनरी थे, तो दो लोग मुख्य थे। एक थे सेंट फ्रांसिस जेवियर और दूसरे थे रॉबर्ट डी नोवेली। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। किसने? सेंट फ्रांसिस जेवियर और रॉबर्ट डी नोवेली। सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से बहुत सारे अभी भी कॉन्वेंट विद्यालय जो हैं वो चलते हैं। तो ये कहाँ के थे? ये पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाली थे और ये आए थे किसके साथ में? पुर्तगालियों के। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब जब ये यूरोपीय कंपनियां आई हैं तो अपने साथ जो पादरी हुआ करते थे, जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उनको लेकर के आते थे। सोचिए ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि इनको पता था भारत में अगर आधुनिक युग लाने का श्रेय है तो वो इन्हीं लोगों को दिया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें दी हैं भारत को। भले ही उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना करके रखा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इनका योगदान भारत को आधुनिक युग में बदलने का है, क्योंकि सबसे पहले आधुनिक युग जो है वो यूरोप में ही आता है, उसके बाद में भारत में आता है, राइट। तो इस तरीके से
ये लोग हैं, ये जानते थे कि अगर हम जो भी व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है अगर हम शिक्षित रहेंगे और हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, अगर वो शिक्षित रहेंगे तो वो जो है अच्छा काम कर पाएंगे और उनके अंदर एक टेक्निक्स होगी जिसकी वजह से वो कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकते हैं, ये इनका मानना था। इसलिए ये जो है शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते थे। और आज भी हमारे कहीं किसी भी देश की अगर बात करें तो अगर ये चीज़ें की जाती हैं, शिक्षा पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो उस देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती ही है, ये अर्थशास्त्र कहता है। ये देखिए कितना दिमागी थे कि पहले से ये काम करके चलते थे। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि गोवा में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की, गोवा में ही कब्जा किया और सबसे पहले यहाँ पर गोवा में ही प्राथमिक कॉलेजों स्कूलों की स्थापना यहाँ पर कर दी इन्होंने। और ये इन स्कूलों में क्या क्या पढ़ाते थे? पुर्तगाली भाषा, क्योंकि अब इनके जो कर्मचारी हैं, इनके कर्मचारियों के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद जो भारतीय हैं, भारतीयों को पुर्तगाली भाषा सिखाई जाएगी, तभी तो हम उनके साथ व्यापार अच्छे से कर सकते हैं, तभी तो वो उनकी वो भाषा समझ पाएंगे। इसलिए पुर्तगाली भाषा है, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो पुर्तगालियों को सिखाई जाती थी। गणित और स्थानीय शिल्प का मतलब जो वहाँ के लोकल जो काम थे उनको सिखाया जाता था शिक्षा के द्वारा। और एक सबसे इन्होंने छूट दे रखी कि जो भी ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देखिए यहाँ निःशुल्क शिक्षा की बात भी ये लोग कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए कि जो ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लेगा उसे हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया, 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस खोला भारत में। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस खोलने का काम भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किया जाता है। एक सवाल दोस्तों है आप लोगों से कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है 1439 ईस्वी में गुटेनबर्ग के द्वारा किया जाता है। जॉन गुटेनबर्ग नहीं, बल्कि जो हैं गुटेनबर्ग हैं वो जर्मनी के थे। गुटेनबर्ग, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1439 ईस्वी में योहानस गुटेनबर्ग, उनका पूरा नाम है योहानस गुटेनबर्ग, ये जर्मनी के थे। तो लेकिन बाद में भारत में अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने खोला? ये खोला पुर्तगालियों ने। और जब प्रिंटिंग प्रेस खुल गया तो किताबें छापी गई और ये किताबें भी निःशुल्क वितरित की गई थी। तो देखिए ये काम भी इन्होंने किया। गोवा के बाद इन्होंने दमन, दीव, हुगली, कोचीन, चटगांव और मुंबई में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दमन, दीव, जो कि एक साथ हो गए हैं, दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक ही बना दिया गया इनको मर्ज करके। तो यहाँ पर इन्होंने गोवा पे तो इन्होंने कब्जा किया ही था यहाँ पे। और कोचीन जो है ये केरल के पास है, यहाँ पर भी कोच्चि भी बोलते हैं, एर्नाकुलम भी बोलते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने जो है कब्जा किया। यहाँ प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। तो हुगली जब जाएंगे तो बंगाल में पड़ता है, ठीक है। आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा की भी शुरुआत की गई। सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम की गई थी। इसके बाद 1575 ईस्वी में इसी उच्च शिक्षा के लिए क्या किया गया, गोवा में जेसुइट कॉलेज की स्थापना की। और 1577 में मुंबई में ही बांद्रा के पास में सेंट एनी कॉलेज की स्थापना भी की गई। और दोनों में लैटिन भाषा, व्याकरण और तर्कशास्त्र व संगीत की शिक्षा दी जाती थी। किसमें? जेसुइट कॉलेज और सेंट एनी कॉलेज। अब जेसुइट जो पादरी थे जेसुइट कॉलेज में, उनसे प्रभावित होकर के उस समय के तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने भी आगरा में एक जेसुइट कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये पुर्तगालियों से प्रभावित था। अकबर की एक यही तो खास बात थी कि वो जो भी चीज़ें अच्छी लगती थी तो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जगह की हो, वो एक्सेप्ट करता था। 1662 ईस्वी में जब ये पुर्तगाली दिल्ली की तरफ बढ़े, चूँकि अकबर उदार था थोड़ा सा, इसलिए वो तो उसने शरण दे दी। लेकिन शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ को लगा कि तो दिल्ली में आकर के कब्जा करना चाह रहे हैं, वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं, तो इसने दिल्ली की तरफ पहले ही, ये आ नहीं पाए, पहले ही मार करके भगा दिया कि चलो भागो। और फिर ये वापस आकर के अपना वही गोवा में, साउथ इंडिया में ही रहते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले भारत में किस क्षेत्र में हैं, तो ये आपका जो ये साउथ इंडिया वाला भाग है, सबसे ज़्यादा ईसाई इसी तरफ मिलेंगे। क्योंकि जो चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो डच हों, डेन हो, फ्रांसीसी हों, सारे के सारे ईसाई धर्म को मानने वाले थे। और ये सबसे पहले आकर के इसी साउथ इंडिया में ही अपने कारखाने स्थापित किए, स्कूल खोले थे। इसलिए इधर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ईसाई धर्म
मानने वाले रहते हैं। कुछ जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के उनमें भी हैं, नागालैंड जैसे हैं, वहाँ भी ईसाई धर्म के हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है साउथ इंडिया में ईसाई धर्म मानने वाले मिलेंगे भारत में। पुर्तगाली भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाले माने जाते हैं, अर्थात यूरोपीय शिक्षा प्रणाली सबसे पहली बार किसने रखी, तो पुर्तगालियों के द्वारा रखी जाती है। आगे बात करते हैं डच ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले कारखाने अपने चिंसुरा, हुगली और मद्रास में खोले। यहाँ पर मद्रास पड़ता है, ठीक है, चिंसुरा ये आपका बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर खोले। डच जो थे उन्होंने क्या किया कि अपने जो नागरिक थे डच, उन लोगों को तो शिक्षा दी ही, साथ साथ में भारतीयों को भी शिक्षा का प्रावधान इन लोगों ने किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात डचों की ये थी कि इन्होंने विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं बनाया, ईसाई धर्म की शिक्षा का केंद्र नहीं बनाया। ये बहुत अच्छा काम जो है वो डच लोगों के द्वारा किया गया था। राइट। फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसी जो है वो कब आते हैं, 1667 ईस्वी में। ये भारत में 1667 ईस्वी में आते हैं और इन्होंने अपने कारखाने जो हैं ये माहे है, माहे, इसके बाद कराईकल और यनम और पांडिचेरी। तो अभी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारा पांडिचेरी जिसे पुदुचेरी बोलते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कुल मिलाकर के 4 जिले हैं और वो 4 जिले जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। माहे की बात करें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, पांडिचेरी का ही है। कराईकल जो है, सॉरी, माहे जो है वो केरल में है और कराईकल जो है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है और ये जो है वो पांडिचेरी का हिस्सा है। पांडिचेरी भी इसी जगह है। उसके बाद जब हम यनम की बात करेंगे तो यनम जो है पांडिचेरी का हिस्सा है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राइट। तो माहे केरल, कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में, और ये चारों जिले मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है जिसे हम पुदुचेरी या पांडिचेरी कहते हैं। तो मुख्य रूप से इन्हीं जगहों पर इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए और यहीं पर इन्होंने अपने विद्यालय भी खोले। राइट। अब बात करते हैं डेन की। तो डेन जो है 1680 ईस्वी में आते हैं। कब? 1680। इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये 1680 ईस्वी में आते हैं और त्रावणकोर, तंजौर, यहाँ पर तंजौर है, नीचे जो है इसके दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर त्रावणकोर है, और मद्रास, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि प्राथमिक स्कूल खोले। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया कि बाइबिल का जो अनुवाद है वो तमिल भाषा में करवाया, ताकि तमिल लोग जो है अच्छे से बाइबिल को समझ सकें, पढ़ सकें और ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लोगों ने ये जो सफल हुए, डेन जो है वो कहाँ के थे? नीदरलैंड के, हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 50,000 लोगों को ईसाई धर्म में बदल दिया, अर्थात 50,000 लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने में ये सफल रहे। 50,000 लोगों को ईसाई बना दिया इन्होंने साउथ इंडिया में। तो सोचिए अब वो 50,000 लोग जो उस समय बने थे उनके अब संतानें कई पीढ़ियाँ हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इसीलिए मैंने कही कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर मिलेंगे। केरल पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, केरल तमिलनाडु में जो हैं वो बहुत सारे आपको ईसाई धर्म को मानने वाले मिलते हैं। तो एक काम तो ये किया 1716 ईस्वी में इन्हीं डेन ने, 1716 ईस्वी में इन्हीं डेन लोगों ने क्या किया कि आप शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले। कि अर्थात इसका मतलब ये है कि अब पढ़ाने जो बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे, तो उन शिक्षक के लिए भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको वो कैसे पढ़ाएंगे इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाए। इसके लिए उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण जो है विद्यालय भी खोले। किसने? डेन लोगों ने। और फिर बाद में 1845 ईस्वी में वही होता है कि अंग्रेज़ों को ये सब सारे कारखाने बेच करके भाग जाते हैं, वापस चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज लोगों ने ही अपने पैर स्थापित किए, अंग्रेज लोगों ने ही यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया और 1947 तक फिर ये रहते हैं। आपको पता भी है जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता 1947 तक ये जो है अंग्रेज हमारे यहाँ बने रहते हैं। तो इस तरीके से हमने पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के बारे में, डच ईसाई मिशनरियों के बारे में, फ्रांसीसी मिशनरियों के बारे में और डेन ईसाई मिशनरियों के बारे में पढ़ा कि इन लोगों ने जो है किस तरह से भारत में शिक्षा के प्रारंभ में अपना योगदान दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या काम किए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।